स्मृति वन जब बनने लगा तो कच्छ मित्र का इन्फॉर्मेशंस के लेकर के और जो कलाएं हैं और क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहिए, हर बहुत सारा उनका मानसिक, सामाजिक और आर्थिक भी सहयोग है। और लोग पर्सनली इन्वॉल्व्ड थे कि और जैसे देखा जाए कि जब भूकंप आया था तो कच्छ मित्र ने जैसे मैं जानता हूँ कि बहुत सारा सहयोग भी किया था, पर्सनल तरीके से भी, सामाजिक तरीके से भी उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया था। तो हमारे स्मृति वन में उन सारी चीज़ों को ऐड किया भी गया है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो हैं मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हमें कच्छ मित्र से ही मिला है। अब म्यूज़ियम्स में एक नया मोड़ आ गया है कि उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, टच एंड फील का दे दिया गया है, सेंसर के माध्यम से समझाया जाने लगा है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई है जिससे लोगों की जो क्लियरिटी होती है, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो एक इतिहास को पढ़ने में जो उसके अंदर लोगों की अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं, तो आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। નમસ્તે દર્શક મિત્રો, કચ્છ મિત્ર પોડકાસ્ટના સ્ટુડિયોમાં આજે આપણી સાથે મનોજ કુમાર પાંડે ઉપસ્થિત છે. સવાયા કચ્છી છે. 2022થી વિખ્યાત સ્મૃતિવનનો સમગ્ર હવાલો એમની પાસે છે. પોતે ઇતિહાસના જાણકાર પણ છે, ઇતિહાસમાં વિષય સાથે MSc પણ કરેલું છે અને સાવ નાનપણથી એમને ઇતિહાસના વિષયો, ઇતિહાસની બાબતો સાથે ઊંડો રસ છે અને એ રસ હવે કચ્છના સ્મૃતિવનમાં તેમની મહેનતના સ્વરૂપે દેખાઈ રહ્યો છે. આપણે મ્યુઝિયમ દિવસ આવી રહ્યો છે તેના પ્રસંગે તે નિમિત્તે આપણે એમની કચ્છની ઐતિહાસિક ધરોહર છે, કચ્છમાં મ્યુઝિયમની શક્યતાઓ છે અને હાલના સ્મૃતિવનની જાળવણી અંગે પણ આપણે તેમની સાથે વિગતવાર વાત કરશું. पांडे जी, आपका कच्छ मित्र पॉडकास्ट के स्टूडियो में स्वागत है. सबसे पहले तो ये जो स्मृतिवन बना है, जिसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी उसको दर्जा दिया गया है, इसके लिए बधाई हो, आपकी मेहनत काम कर रही है. पहले तो ये बताइए कि ये जो म्यूज़ियम है वो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने के लिए, पाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ रही है? एक्चुअली जिस तरीके से इंडिया का पहला ऐसा म्यूज़ियम है जिसको यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जैसे वो हर एक सुविधाएं होनी चाहिए. सबसे बड़ी चीज़ है कि पब्लिक की फैसिलिटी को देखते हुए कि पब्लिक को आने जाने की सुविधाएं वहाँ पे हों, पार्किंग की सुविधाएं हों, खाने पीने की सुविधाएं हों, वहाँ पे शॉपिंग की सुविधाएं हों. तो जिस प्रकार से अपना स्मृतिवन है, स्मृतिवन तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, पूरा 470 एकड़ में फैला हुआ है और जिसमें 2000 फोर व्हीलर गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है और कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, शॉप है, किड प्ले एरिया है, ऑडिटोरियम है, बहुत सुंदर एक लाइब्रेरी है. तो इन सारी चीज़ों का जो समावेश किया गया है और क्षेत्रफल के हिसाब से जो 11,500 स्क्वायर मीटर में म्यूज़ियम को 7 गैलरियों से सजाया गया है, इन सारी चीज़ों को मिला करके और प्लस यहाँ की पब्लिक की जागरूकता को देखते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि थीम किस थीम पे बनाई गई है. जैसे 26 जनवरी 2001 को जो महाविनाशक भूकंप जो आया था, उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है कि एक ऐसा स्मारक बनाया जाए कि यहाँ पे जो भी लोग आए, एक तो सबसे बड़ी इतनी बड़ी दुर्घटना को लोग साक्षी बने, देखें, जानें और आने वाले समय में लोग उससे किस तरीके से बचाव और राहत करें,
उन सारी चीज़ों को इसमें समावेश किया गया है। और इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी एक है कि ये जो भुजियो डूंगर के ऊपर स्थित है और भुज से संबंधित है और भुजंग से संबंधित है, तो जो इसका एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी बनाया गया है वो भी बहुत महत्व रखता है। तो इन सारे समावेशों को लेकर के ये इसको यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कि जैसे स्मृतिवन बन रहा था तो काफ़ी लोकल इनपुट्स को ध्यान में लिया गया बनते समय में। तो जैसे कि कच्छ मित्र का भी आपने कुछ उसमें खास जिक्र है, तो किस तरह से आप लोगों ने उसमें उसको समेटा हुआ है? जिस तरीके से मैं जानता हूँ, जब 2001 में भूकंप आया था तो उस समय एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में पढ़ रहा था, मैं तो कच्छ में आया भी था। और स्मृति वन जब बनने लगा तो कच्छ मित्र का इन्फॉर्मेशंस के लेकर के और जो कलाएं हैं और क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहिए, हर बहुत सारा उनका मानसिक, सामाजिक और आर्थिक भी सहयोग है। और लोग पर्सनली इन्वॉल्व्ड थे कि, और जैसे देखा जाए कि जब भूकंप आया था तो कच्छ मित्र ने, जैसे मैं जानता हूँ कि बहुत सारा सहयोग भी किया था, पर्सनल तरीके से भी, सामाजिक तरीके से भी उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया था। तो हमारे स्मृति वन में उन सारी चीज़ों को ऐड किया भी गया है। और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो हैं, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हमें कच्छ मित्र से ही मिला है, कि जो कि म्यूज़ियम के बारे में उसमें जो भी चीज़ें हमने डाली हैं, कि जैसे अर्थ इवेल्युएशन है, अर्थ में किस तरीके से बदलाव आते हैं, वहाँ से ले कर के हमारी कच्छ में किस तरीके से प्लेटलेट्स हैं और किस तरीके से लेयर्स हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी जो है, और मीन्स जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐड की गई हैं वो कच्छ मित्र से ही मिली हैं। और इसके साथ साथ कच्छ में क्या कलाएं हैं, कहाँ पे कलाएं हैं, कौन से गांव में हैं, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशंस मिल सकते हैं, उस समय किस कम्युनिटी के लोग और कौन कौन लोग सहायता में आए और कैसे काम किए, इन सारी इन्फॉर्मेशन का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है कच्छ मित्र से। आपने ये ऐसे यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित और कोई जगह देखी है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं अपने स्मृतिवन के साथ? अब जैसे कुछ हेरिटेज साइट्स होती हैं, उनको भी यूनेस्को अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे मैं इसके पहले मुंबई में था तो वहाँ एक म्यूज़ियम को हेरिटेज यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया। अहमदाबाद में था तो वहाँ भी एक हेरिटेज साइट को यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो यूनेस्को अवार्ड होता है, इसमें काफ़ी क्लासिफिकेशंस होते हैं। ये अवार्ड परमानेंट है कि उसका हर बार रिव्यू होता है कि क्या होता है? नहीं, आपको एक बार जिस मायने में दिया गया है तो वो तो परमानेंट ही रहता है। इसके बाद अगर जैसे और सारी चीज़ें ऐड की जा रही हैं, उसमें कुछ जैसे अभी फ़ेज़ 2 के बारे में है, तो अगर मान लीजिए फ़ेज़ 2 बनता है, आर्ट और कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है और अच्छी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं, तो इसको फिर से पुनः से उसमें यूनेस्को अवार्ड आपको मिल सकता है। पांडे जी, आपने बताया कि आपने 20 साल का म्यूज़ियम रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस रहा है और आपका इंटरेस्ट जो है वो हिस्ट्री और कल्चर भी रहा है, आपके एकेडमिक इंटरेस्ट भी यही रहे हैं। तो स्मृतिवन के अलावा कच्छ म्यूज़ियम भुज का जो है वो भी काफ़ी महत्व रखता है, लेकिन आज ये धोलावीरा साइट के ऊपर भी काफ़ी डेवलपमेंट काम हो रहा है और भी काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे उसको और विकसित करने की संभावनाएं हैं। तो इस एज अ एक्सपर्ट और एज अ मतलब आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर विचार करने वाले आप जो हैं, तो आप क्या मानते हैं कच्छ की ये क्षमता को किस तरह से क्या है और उसको किस तरह से डेवलप करना चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी, चाहे स्टेट हो चाहे देश हो, वो कला और संस्कृति और उसके विज्ञान से ही जाना जाता है।
जिस तरीके से गुजरात में कला को लेकर के, संस्कृति को लेकर के जो सोच है, जो भावनाएं हैं, वो बहुत अद्भुत हैं और जगह की अपेक्षा। तो जैसे धोलावीरा जो है वो एक नेचुरल साइट है, और कच्छ म्यूज़ियम जो है वो तो बहुत ही अद्भुत एक म्यूज़ियम है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है और बहुत अच्छे उसके बहुत पहले से ही उसके जो संग्रह रहे हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो अभी अगर हम इस जानें कि जिस प्रकार से म्यूज़ियम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो हमारी कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, कच्छ में म्यूज़ियम्स की संभावनाओं को अगर देखा जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि जितने अभी म्यूज़ियम्स बन चुके हैं वो बहुत अच्छे बने हैं, और कुछ ऐसे नेचुरल साइट जैसे अपने धोलावीरा है, वो एक नेचुरल साइट है। साइट को एक बिल्डिंग के अंदर कैद कर देना उतना अच्छा नहीं रहेगा कि उसको एक चारों तरफ से बिल्डिंग के अंदर उसको कैद कर दिया जाए। लोगों का एक देखने का जो ये नज़रिया होता है कि हम इतिहास को कैसे समझेंगे, तो वहाँ जब साइट पे हम जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ रहने के लिए था, यहाँ खाने के लिए था, यहाँ लोग बैठा करते थे, ये सारी चीज़ों को एक जो समझ आती है लोगों की, वो ज़्यादा क्लियरिटी देती है। और संग्रहालय तो जैसे कच्छ म्यूज़ियम है, उसमें तो बहुत ही अच्छी चीज़ें रखी गई हैं, और इतिहास, संस्कृति, कच्छ के बारे में जानकारी, और जो भी यहाँ के कलेक्शंस रहे हैं, जो लोगों का इंटरेस्ट रहा है, तो ये उसमें समावेश है। और अगर म्यूज़ियम जो होता है, बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी जाएं तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप स्कूल, कॉलेज या कहीं भी ऐसे जाते हैं, तो आप वहाँ से उस जगह की स्थिति, परिस्थिति नहीं समझ सकते हैं कि यहाँ का कला क्षेत्र का विस्तार क्या है, यहाँ के शिक्षा से क्षेत्र में विस्तार क्या है, यहाँ की प्रौद्योगिक व्यवस्था क्या है, यहाँ का डेवलपमेंट कैसे, किस तरीके से हुआ है। अगर आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं तो वहाँ से आपको इन सारी क्लियरिटी को मिल सकती है कि जैसे अगर आप म्यूज़ियम में गए तो म्यूज़ियम में आपको सबसे पहले तो ये जानने को मिलता है कि किस तरीके से म्यूज़ियम को बनाया गया है और कैसे उसको डेकोरेट किया गया है, और किस तरीके से पब्लिक को कितना इन्फॉर्मेशंस दे रही है और किन किन विषयों को लेकर के दे रही है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है कि जैसे अगर आप किसी म्यूज़ियम में गए तो आपको सबसे पहले वहाँ के इन्फॉर्मेशंस कैसे मिल रहे हैं। तो पहले रहता था कि जैसे टेक्स्ट लिख दिए जाते थे, लेबल्स लगा दिए जाते थे। अब म्यूज़ियम्स में एक नया मोड़ आ गया है कि उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, टच एंड फील का दे दिया गया है, सेंसर के माध्यम से समझाया जाने लगा है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई है जिससे लोगों की जो क्लियरिटी होती है, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो एक इतिहास को पढ़ने में जो उसके अंदर लोगों की अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं, तो आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। ओके। जैसे कि आपने बताया कि कच्छ में स्मृति वन है, कच्छ म्यूज़ियम है, धोलावीरा भी काफ़ी डेवलप हो रहा है। यहाँ पे LLDC में हैंडीक्राफ्ट की बात होती है, पैलेसेस में रॉयल इतिहास की बात होती है। तो ये सब चीज़ों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना या टूरिज़्म के साथ उसका कोऑर्डिनेशन करना, ऐसी कोई संभावना आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? कि क्योंकि हर जो साइट है वो अपनी तरह से अपने आप में श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का कोई प्रस्ताव है या हो रहा है कि क्या है? नहीं हो रहा है। और जैसे कहा भी जाता है कि अगर आप अकेले रहेंगे तो अकेले तो कुछ नहीं हो सकता है। और
कला संस्कृति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको एक होना ही पड़ेगा, और एक होंगे तभी आप कोई एक अच्छा संदेश और अच्छा परफॉर्मेंस आप आगे चल के दिखा सकते हैं और दे सकते हैं। जिस तरीके से मैंने देखा है कि जब से मैं यहाँ पे आया तो चाहे एलएलडीसी हो, चाहे कच्छ म्यूज़ियम हो, चाहे धोलावीरा हो, स्मृति वन है और प्राग महल है, तो ये हम सब एक हैं और एक तरीके से ही काम करते हैं। और वो एकता एक मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो जब वाइट रन चालू होता है तो आप देखे होंगे कि वाइट रन में आने वाले लोग वाइट रन से जब आते हैं तो स्मृति वन भी आते हैं और प्राग महल भी जाते हैं, एलएलडीसी भी जाते हैं, कच्छ म्यूज़ियम में भी जाते हैं। तो हमको उस तरीके से हम सब जन, हम जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, जो विजिटर आ रहे हैं, जो रिसर्चर्स आ रहे हैं, जो स्कूल या कॉलेज बाहर से आ रही हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जो टीचर्स आ रहे हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, तो इन सारे लोगों के लिए उस तरीके से हमको तैयार रहना होगा। और एक साथ में जिस तरीके से जो पब्लिक की एक डिमांड होती है कि वहाँ पे अच्छे इन्फॉर्मेशन हो, अच्छी सुविधाएं हों, अच्छे रहने का हों, और एक दूसरे के जैसे कच्छ म्यूज़ियम कितनी दूरी पे है, एलएलडीसी कितनी दूरी पे है या धोलावीरा कितनी दूरी पे है, तो एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन होता है वो होना ही चाहिए और इन्फॉर्म करते रहे साथ साथ में कि आप वहाँ भी जाएं, वहाँ भी देखें। तो ये हमारी एक एकता है ही है। ओके, लेकिन फिर भी आप जब प्राग महल की विज़िट करते हैं तो वहाँ पे स्मृति वन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। स्मृति वन पे जाते हैं तो बाकी की जगह की इन्फॉर्मेशन का अभाव रहता है। जैसे कि विदेशों में अन्य टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएंगे तो एक स्पॉट के ऊपर बाकी के स्पॉट्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल की जाती है, तो ऐसा कुछ प्रावधान करना चाहिए कि नहीं करना? जी, ज़रूर करना चाहिए। और जहाँ तक है कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं, जो हमारे गाइड्स हैं, कच्छ के जो गाइड हैं, जो लोग दिखाते हैं, उन लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें हर जगह के बारे में भी दिया जाता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो यहाँ भी जाइए। नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन जब स्मृति वन के टिकट काउंटर के ऊपर से आप स्मृति वन में एंट्री लेते हैं तो आपको बाकी की जब हेरिटेज साइट्स हैं या म्यूज़ियम्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का आप पहल करेंगे तो दूसरी जगह पे भी हो सकती है। ज़रूर ज़रूर। ये तो एक्चुअली वहाँ पे तो एक स्क्रीन ही लगाई गई है जिसमें बताया भी जाता है कि कच्छ में कहाँ कहाँ क्या क्या साइट्स हैं। और वैसे भी हमारे म्यूज़ियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जगह पे दिए ही गए हैं कि धोलावीरा भी वहाँ पे आ रहा है। वहाँ पे अपना और जो कच्छ के ऐसे धरोहर्स हैं, जो साइट्स हैं, वो भी वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है और जो हमारे गाइड्स हैं वो भी उनको बताते रहते हैं कि आप एक अगर कोई पूछता है कि ये चीज़ कहाँ पे है तो वो अच्छे से इन्फॉर्म भी करते हैं। जैसे कि कच्छ में काफ़ी समय से ये जो टूरिज्म डेवलप हो रहा है, गाइड्स की एक अलग ही पूरी मतलब कोर्सेज भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन जैसे म्यूज़ियम्स में जो लोगों को समझाने के लिए ऑन साइट जो यूथ यंगस्टर्स की डिमांड भी बढ़ी है, आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से काफ़ी लोग को आपने एम्प्लॉय किया है, तो ऐसी कोई कोर्स करने की या आप ऑन साइट ट्रेनिंग देते हैं या ऐसा कोई प्रावधान है जिससे कि कच्छ के लोकल यूथ को आपके यहाँ या आपके जैसे अन्य म्यूज़ियम्स में जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती? इसमें तो एक्चुअली हर व्यक्ति का एक अपना अलग इंटरेस्ट रहता है। तो उनकी पढ़ाई भी जो इस लाइन को चुनते हैं उन लोगों को तो सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए वो लाइन को चुनते हैं। फिर उनको लोगों के साथ में बताना, दिखाना, अपनी कला और संस्कृति को जितने अच्छे से समझाना, तो वो जब उनका इंटरेस्ट वो डेवलप होता है तो वो उसी टाइप का सब्जेक्ट चुनते हैं। सब्जेक्ट चुनने के बाद कुछ तो ऐसे हैं कि जो दूसरे सब्जेक्ट से भी होते हैं लेकिन म्यूज़ियम में काम करना चाहते हैं, कहीं पे कुछ गाइड का काम किया है,
कहीं पे वो टूर एंड ट्रेवल्स में भी लोगों को कुछ जानकारियाँ दी हैं। तो लोगों का जो इंटरेस्ट रहता है कि हम तो पढ़ाई नहीं किए हैं लेकिन हम ये करना चाहते हैं, तो फिर उनको हम लोग गाइड के लिए चुनते ज़रूर हैं, फिर उनको ट्रेंड करते हैं, उनको हर एक गैलरी और हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी देना, समझाना। फिर उसके बाद उनको टॉपिक्स भी दिया जाता है कि आप इस जगहों पे घूम के आइए, आपका उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है आप वो देखिए और बताइए। तो इससे कई चीज़ें रहती हैं कि आदमी जब प्रैक्टिकली कहीं जैसे धोलावीरा देखा या कच्छ म्यूजियम या प्राग महाल या फिर LLDC जहाँ भी देख के आया, तो वो पढ़ने से अच्छा जब देख के आता है तो आदमी बता सकता है। ऐसे कितने लोगों को आपने ट्रेन किया है? हमारे यहाँ तो शुरू से ही जितने भी लोग आए, चाहे वो ट्रेंड हों चाहे वो पढ़े भी हों, फिर भी उनको हम हमारा 3 महीने का उनको जब हम भर्ती करते हैं तो 90 डेज उनको कंपलसरी है कि हम प्रोबेशन में रखते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देते ही हैं। जैसे कि हर जगह पे खासकर कच्छ में देखा गया है कि ये जो आपके जैसी जितनी भी साइट्स हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एकेडमिक्स को रिसर्च करने के लिए या अपने PhD करने के लिए मददरूप होती है। तो जैसे कि हैंडीक्राफ्ट के लिए भी अवेलेबल है, हिस्ट्री के ऊपर अवेलेबल है, धोलावीरा जो है आर्कियोलॉजी के ऊपर अवेलेबल है। तो आपकी जो म्यूज़ियम है वो कितने लोगों को अब तक भूकंप के बारे में आगे रिसर्च करने में मददरूप कर चुके हैं? बहुत सारे लोग आते हैं। अपने यहाँ कच्छ और गुजरात के तो लोग आते ही हैं। मैं आपको बताऊं कि साउथ इंडिया के भी ग्रुप्स आए हैं। जैसे वहाँ के आदिवासी एक म्यूज़ियम बना रहे थे अभी कुछ दिन पहले, मतलब इसी 2-3 महीने पहले ही। तो वहाँ के एक लेडी हैं, वो फर्स्ट टाइम वो वहाँ IAS बनी हैं आदिवासी क्षेत्र से। वो मैडम भी यहाँ पे आए थे, वो अपने ग्रुप के साथ में आए थे और वो आदिवासी म्यूज़ियम बना रहे हैं। तो उनका जो कंसेप्ट था, उन्होंने सुना कि स्मृति वन जो बना है बहुत ही डेवलप्ड तरीके से, मतलब इंडिया का पहला ऐसे म्यूज़ियम है जिसमें इतने सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं। तो यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरा म्यूज़ियम देखा और जितनी भी हमारे यहाँ से आर्किटेक्चरल और जो इंटीरियर्स किए गए हैं, जो डिस्प्ले किए गए हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ ऐड की गई हैं, वो कैसे हुई, किसने किया, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन आया, किस तरीके से रिसर्च किया और क्या क्या चीज़ ऐड किया, क्या और चीज़ ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी। एक तो स्पेशली वो आदिवासी के म्यूज़ियम के बारे में मैं बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स आते हैं जो आर्किटेक्चर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो अर्थक्वेक क्यों आता है, कैसे आता है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि म्यूज़ियम्स को अगर फ्यूचर्स म्यूज़ियम हमें बनाने हैं, कि फ्यूचर में म्यूज़ियम कैसे होने चाहिए, तो जिस तरीके से पहले ऐसे रहता था कि ऑब्जेक्ट्स रहते थे हमारे, जैसे स्कल्पचर है, पेंटिंग है या फिर जो भी मेटल है, सारे ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्प्ले कर देते थे। उनके बारे में जो कुछ भी जानकारियाँ, मुझे जो जानकारी रहती थी मैं वही लिख देता था। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे लोग आते थे, बताते थे कि ये चीज़ ये है और इसकी ये महत्वाएं हैं, तो वो भी चीज़ ऐड कर दी जाती थी। तो धीरे धीरे ऐसे विकास होना जब चालू हुआ, तो आज डिजिटल के माध्यम से कि कितनी सारी चीज़ें आप उसमें वॉइस के साथ में और एनिमेशन के साथ भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे लोगों को समझने में और आसानी हो। तो ये सारी चीज़ों को लोग वहाँ पे आते हैं और सीखते हैं, पूछते हैं और लिखते पढ़ते भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब, आपने हमारे स्टूडियो में आके म्यूज़ियम्स के बारे में, कच्छ की धरोहर के बारे में और स्मृति वन के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी आपने दी और उसके लिए आपका अभिनंदन।